कि नहीं, पढ़ाई लिखाई तो अच्छी करनी ही पड़ेगी क्योंकि अब समय आ चुका है, अब वो बवाल मचाने का समय आ चुका है। नीट 2024 की डेट अनाउंस हो चुकी है और आपके पास अब समय तो कहां बचा है भाई, अब तो समय बचा ही नहीं आपके पास। तो जब समय नहीं बचा है तो अब इस कम टाइम में प्रिपरेशन को कैसे, लास्ट मोमेंट पे तैयारी को कैसे अपना लास्ट रूप देना है, कैसे उसको फाइनली वाइंड अप करना है, इसके लिए लेकर के आ गए हैं आपके सामने एक नया बेहतरीन बैच जिसका नाम है यकीन 6.0। यकीन रखना पड़ेगा इस बैच में खुद से, अपने आप से, और अपने आप से ये वादा करना होगा कि नीट 2024 फोड़ करके आना है। और अगर नीट 2024 फोड़ करके आना है तो ध्यान रखना होगा इस बैच के थ्रू आपको जो बातें बताई जाएंगी एकदम सीरियस होकर उसको फॉलो करना है। हर क्लास को सीरियसली अटेंड करना है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है, हर क्लास को सीरियसली लेना है। और ये मैं सबसे कहना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट है मेरी सबसे, कृपया यहां वही बच्चे आए जिनको नीट 2024 क्रैक करना है और सीरियस होकर स्टडी करनी है। मौज मस्ती करने का टाइम बाद में भी मिल जाएगा, मनोरंजन बाद में भी मिल जाएंगे, मनोरंजन तो फिर हो जाएगा, लेकिन अगर ये समय मिस हो गया, अगर ये टाइम आपने मिस कर दिया तो ये मान के चलो कि आपका आने वाला भविष्य खराब हो जाएगा। क्योंकि वो दर्द, वो असफलता का जो दर्द होता है ना, एग्जाम में फेलियर का जो दर्द होता है ना, अगर आप फेल हो जाओगे तो आपको यही दिन याद आएंगे, यही समय याद आएगा। ये वो समय है जिस समय बिल्कुल एकांत मन से, बिल्कुल श्रद्धा भाव से, बिल्कुल मन को कंसंट्रेट करके, दिमाग को कंसंट्रेट करके, बिल्कुल एक टारगेट करके नीट 2024 के लिए एकदम जी जान से जुट जाना है, जी जान से जुट जाना है। यहाँ पे आलस को और अपने सारे जितने भी इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन को किनारे करके तभी आप पढ़ाई कर पाओगे। सारे डिस्ट्रैक्शंस को किनारे करके ही पढ़ाई कर पाओगे, इसलिए डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। उठा लो एनसीईआरटी, बना लो एनसीईआरटी को अपना भगवान और शुरुआत कर दो अपनी पढ़ाई की। ये जो लास्ट के कुछ समय रह गए हैं, इस टाइम को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करो, तभी आप इस बैच को एकदम सही से, इसका सही से इस्तेमाल कर पाओगे। बैच का सही से इस्तेमाल आप तभी कर पाओगे जब आप इसकी अहमियत समझोगे। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी को सही से सही डायरेक्शन नहीं दी थी, जिन्होंने सही रूप नहीं दिया था। जितना रायता फैलाया था ना, उस सब रायता कलेक्ट करने का, उस रायते को समेटने का टाइम आ गया भाई साहब। तो कस लो कमर, बांध लो अपनी कुर्सी की पेटियां और शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ। इस हसीन और बेहतरीन पल के लिए तैयार हो जाओ। याद करोगे वो मोमेंट जब एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे और सीरियस होकर ये 6 महीने पढ़ दिए, तो ये मान के चलो कि ये 6 महीने आपको एग्जाम में बहुत बेहतरीन हेल्प करने वाले हैं। क्लासेस आपकी जो रेगुलर होने वाली हैं, रेगुलर क्लासेस को रेगुलर अटेंड करो, एक भी बैकलॉग नहीं छोड़ना है, टाइम पास नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सारे त्योहारों को एक किनारे करो, केवल लग जाओ इन 6 महीनों में। ये जो आपका बचा हुआ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का मंथ है, इसमें खो जाओ पढ़ाई के सागर में, गोते लगा लो, डूब जाओ और अचानक से एक समय जब आएगा तब बाहर निकलना। नीट 2024 के एग्जाम वाले दिन एग्जाम जाकर के फोड़ देना। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी यकीन के साथ आज का खेला शुरू करते हैं, आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। और पहला चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं अपने जूलॉजी में, उस चैप्टर का नाम है बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा जो पैटर्न अभी पढ़ाई का होगा वो नई एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड होगा। कोई भी चेंज अगर क्वेश्चन पेपर या किसी भी टाइप का पाठ्यक्रम में सिलेबस में कोई बदलाव आता है तो हम उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, टाइमली इंप्लीमेंट करेंगे, आपको वो सारे टॉपिक पढ़ा देंगे जो आपके नीट एग्जाम में आएगा। लेकिन अभी हमारा टारगेट है नीट 2024 का जो वो पैटर्न जो एनसीईआरटी में दिया हुआ, हम स्ट्रिक्टली उसी एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और शुरुआत करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में अभी एनसीईआरटी की जो बुकलेट है वहां पे हमारा पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस से अपनी शुरुआत करने वाले हैं। पहला ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बेसिक्स के बारे में। इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा, जहां पे हम आपको परिचय देंगे आखिर इस चैप्टर को पढ़ क्यों है, इसका वेटेज कितना है नीट में, आपके नीट एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज कितना है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि आखिर रेस्पिरेशन होता क्या है, परिचय देंगे आपको। दूसरा पार्ट होगा इसमें आपको रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो पूरे एनिमल वर्ल्ड में, पूरे एनिमल किंगडम में, मतलब मान के चलो पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें हर फिजियोलॉजिकल फंक्शन से रिलेट करेंगे। उन एनिमल्स में, जिन एनिमल्स में किस तरह का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, किस तरह का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, सब फिजियोलॉजी में थोड़ी थोड़ी करके बातें करते रहेंगे। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, पढ़ेंगे सब कुछ, पढ़ेंगे सब कुछ, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, तभी तो आप एग्जाम में जाकर के एग्जाम को फोड़ेंगे। तो याद रखें, एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हम लोग, कुछ भी नहीं छूटेगा। क्लासेस आप रेगुलर अटेंड करो। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज कोशिश करेंगे हम इन टॉपिक्स को कवर करने की, एक एक करके सारी बातें करने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी पहला टॉपिक, पहला चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, आखिर ये ह्यूमन फिजियोलॉजी होती क्या है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी है भाई साहब, भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, देखें ध्यान से। ह्यूमन फिजियोलॉजी, मनुष्य में फिजियोलॉजी का जो मतलब है फिजिक्स से लिया गया है, फाइसिस से लिया गया है, और फाइसिस का मतलब होता है फंक्शंस। तो बॉडी में होने वाले सारे फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी करती है, वो सारे फंक्शंस की स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। बॉडी में होने वाले सभी फंक्शनों को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। आप कहोगे बॉडी में कौन से फंक्शन हो रहे हैं, भाई हर चीज एक फंक्शन है जो हमारे शरीर कर रही है। आप बैठे हो वो भी एक फंक्शन है, मैं खड़ा हूं वो भी एक फंक्शन है, मैं बातें कर रहा हूं आपसे वो भी एक फंक्शन है, आप सुन रहे हो मेरी बात वो भी एक फंक्शन है। सुनना, देखना, चलना, बोलना, बैठना, उठना, सोना, ये सब हमारी बॉडी का एक फंक्शन है। और इन सारे फंक्शंस की स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन की बॉडी में जो फिजियोलॉजी है, जो बॉडी का फंक्शन है, उन सभी की हम स्टडी जब करते हैं, फिजियोलॉजी का यहाँ पे मतलब आ जाता है कि स्टडी ऑफ ऑल द फंक्शंस। यहाँ पे स्टडी ऑफ ऑल द फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी करती है उन सारे फंक्शंस को हम कहते हैं, सारे फंक्शंस को हमारी बॉडी में जो हो रहे होते हैं उन्हें कहते हैं हम फिजियोलॉजी, उनकी स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। अब कह रहे हैं हमारी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर, कौन कौन से फंक्शन करते हैं। क्वेश्चन उठा कि भाई कौन कौन सा काम हमारी बॉडी कर रही है। एक है डाइजेशन का प्रोसेस। भाई अल्टीमेटली किसी भी जीव को क्या चाहिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी एनिमल को सबसे पहली चीज जो चाहिए अपने लाइफ में वो चाहिए एनर्जी, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा चाहिए, बिना ऊर्जा के हम कुछ नहीं कर सकते। और उस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमें खाना चाहिए। अब खाना जो हम खा रहे होते हैं, वो खाना जो फूड हम खा रहे होते हैं, वो फूड कैसा है, वो कॉम्प्लेक्स फूड, ऐसे तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स फूड हम खा रहे होते हैं। और वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है भाई साहब, वो गन्ने के, बिल्कुल गन्ने के उस स्ट्रक्चर की तरह होता है। जब मशीन में डाला जाता है और मशीन से उसका रस निकलता है, बिल्कुल पाचन तंत्र भी वैसा ही काम करता है। गन्ने की मशीन में जिस तरह से गन्ने को अंदर भेजा और उसका जूस टपक टपक के बाहर निकला, वैसे ही हमने डाइजेशन में किया, खाना जो हमने खाया उसका रस हमारी आंतों से अब्सॉर्ब होकर के हमारे खून से हमारी सेल तक पहुंचाया जाता है। यही तो फंक्शन है। इसी फंक्शन की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। उस फिजियोलॉजी में आप जब फंक्शंस पढ़ते हो तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर पे, कौन सा फंक्शन हमें करना है, कौन सा फंक्शन हमारा ऑर्गन करता है। उस फंक्शन को पढ़ने के लिए उसका स्ट्रक्चर समझना भी जरूरी है, क्योंकि जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा ही फंक्शन होगा। जिस तरीके का वो स्ट्रक्चर होगा, जिस तरह का उसका कंपोजिशन होगा, वो वैसा फंक्शन कर पाएगा।
डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन कर पा रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन कर पा रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन कर रहा है। इसके पीछे लॉजिक या उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? तो उसके पीछे रीजन है उसके स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर का बना है। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है उसे हम पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं एनाटॉमी। क्या कहते हैं? उसे एनाटॉमी कहते हैं। तो ये जो पूरी फिजियोलॉजी है, उस फिजियोलॉजी में हम थोड़ा बहुत एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, थोड़ी एनाटॉमी, थोड़ा स्ट्रक्चर और थोड़ा फिजियोलॉजी फंक्शन। तो पहले स्ट्रक्चर और फिर फंक्शन, यही तो कहानी। थोड़ी मस्ती और थोड़ा मैजिक, थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा फंक्शन, थोड़ी मस्ती थोड़ा मैजिक, यही हम अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। और जो पहला चैप्टर हमारा है वो यहाँ पे, जैसे कि आप जानते हो, न्यू एनसीईआरटी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर हटा दिया है, इसलिए हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप सभी लोग जितने बच्चे भी हो, दिमाग में क्वेरी उठेगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि मैं नई एनसीईआरटी से पढ़ूं पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ूं। जिसके पास नई एनसीईआरटी है वो नई से पढ़े, हम नई वाली को ही पढ़ाने वाले हैं। जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी में भी वही सब कुछ दिया है जो नई में है, कुछ चैप्टर नई में डिलीट किए हैं वो पुरानी में है, आप उनको वहीं पॉज रहने दो, वही पढ़ो जो हम यहाँ क्लास में नई एनसीईआरटी के पैटर्न पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट से एनसीईआरटी खरीदे, लाइन लगा दे जाके मार्केट में खड़े हो गए भाई साहब, मार्केट में खड़े हो गए और एनसीईआरटी, अंकल एनसीईआरटी दे दो, भैया एनसीईआरटी दे दो, नई वाली एनसीईआरटी दे दो, कहां जाऊं कैसे नई एनसीईआरटी लेके आऊं, कैसे? एकदम सोचने की जरूरत नहीं है, नई एनसीईआरटी मत खरीदो। यहां पे खड़े लोग आपकी सबसे ज्यादा चिंता करते हैं। यहां पे खड़े लोग, ये जो खड़े हैं लोग आपके सामने, वो आपकी चिंता में बैठे हुए हैं कि अगर कोई इस तरह का चैप्टर ऐड किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, हम उसे पढ़ेंगे। आप टेंशन मत लो ना, एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ो, पुरानी हो या नई, जो आपके पास है उसी से पढ़ो। यहां पे हम वो बता देंगे कि क्या नया है क्या पुराना है, हम क्लास में आपको वो चीज समझाने वाले हैं। आप चिंता मत करो, आप खाली एक उद्देश्य की तरफ बढ़ो, उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको। यही कहानी हमारे श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी, आप उसी को फॉलो करो। अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले नहीं रुकना है, जागे रहो, उठे रहो, पढ़ते रहो, लड़ते रहो, यही करते रहो बेटा। बाकी सब तो कहानी है। इधर उधर जिसको बहाना करना है वो बिस्तर पे लेटे लेटे यही कहेगा, यार सर ने जो बताया उससे कंफ्यूजन हो गई, नई एनसीईआरटी से पढ़े पुरानी से पढ़े, पहले एनिमल टिश्यू पढ़े कि पहले हम रेस्पिरेशन पढ़े, पहले डाइजेशन पढ़ाते, पहले ये पढ़ाते, पहले वो पढ़ाते, वो सर ने ऐसा पढ़ाया, वो सर ने ऐसा पढ़ाया, वो मार्ट साहब ने ये पढ़ा। अरे इसी में रह जाओगे और खो जाओगे, इन्हीं सब बातों में रह जाओगे, खो जाओगे और बाकी बाद में सब कुछ छोड़ के किताब बंद करके सो जाओगे। हरी बात सुनिए, इसलिए खोना और सोना छोड़ दो, अभी पाने के बारे में सोचो कि कितना गेन कर ले हम अपनी इन क्लासों से। यकीन मानो, अपने अनुभव से बता रहा हूं बच्चों, अगर लग के अभी भी मेहनत कर लेते हो ना, अभी भी मेहनत कर लेते हो ये टाइम, तो ये मान के चलो अभी भी आप बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हो। बस सीरियस होने वाली बात है, अब नहीं छोड़ना है पढ़ाई, अब पढ़ाई नहीं छोड़नी है, अब पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ना। ये मान के चलो किताबों से बेहतरीन दोस्त नहीं, और आपके अपने करियर से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। पहले अपना करियर बनाओ। कुछ लोग सोचते हैं मैं दुनिया बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पहले अपना करियर बनाओ, अपना भविष्य बनाओ, उसके बाद जो चाहो वो करो, जो आपकी कैपेसिटी होगा उसके बाद आप करना। लेकिन अभी फिलहाल आप क्या करो, अभी केवल एक काम करो, अपने माता पिता का सपना पूरा करो, अपने टीचर्स का सपना पूरा करो, और अपने खुद का सपना पूरा करो। भाई जो आपने देख रखा है कि वो जाके स्टेथोस्कोप लटका करके, वो जो व्हाइट जैकेट व्हाइट कोट पहन करके टशन मारने वाला है ना, पहले उसके बारे में सोचो, पहले उसके बारे में सोचो। और अगर सच में रियल में आप अपने दिल से सपना देख रहे हो तो ये मान के चलो कि आपको इस सपने को पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता, बस जी जान से लग जाओ। तो शुरू करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारे लिए पहला चैप्टर है जिसका नाम है ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का जो एक्सचेंज है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि नीट में इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैं बता देता हूं आपको। ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर चैप्टर से कम 2 या 3 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। न्यूरल कंट्रोल एक्सेप्शनली ऐसा चैप्टर है जिसमें 4 से 5 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। और पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी का अगर आप मिला दोगे तो 12 से 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते ही आते हैं, कभी-कभी ये 15 से 20 भी हो सकते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी की पूरी अगर यूनिट देखो, क्लास 11 के पार्ट से यहां पे आपके पास कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑन एन एवरेज 15 है, लेकिन उसमें 20 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर का मत कब घूम गया। और ये जो चैप्टर आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चंस की आप पॉसिबिलिटी मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे पूछने वाले ने पूछ सकता है, वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। तैयार रहेंगे। अब इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं भाई, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। अब जब से नीट आया है भाई, तब से एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन बाद में मान लो किसी ने पूछ भी दिया होगा, किसी ईयर में किसी साल पूछ भी दिया होगा, तो वो थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं टेस्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं, क्लास नोट्स में मिल जाते हैं। वो सब किसी ना किसी फॉर्मेट में आपके सामने आपके नोट्स में रहेंगे, इसलिए क्लास नोट्स बनाना भी ना भूलें। थोड़ा शॉर्ट बनाए, थोड़ा क्रिस्प बनाए। जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं भाई, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, रिकॉर्डेड लेक्चर को क्या करो, ध्यान से सुनते रहो, और जो की पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं उसको आप चाहो तो फटाफट नोट कर सकते हो। अदरवाइज पीडीएफ तो मैं आपको शेयर कर ही रहा हूं, आप उस पीडीएफ से नोट्स बनाओ, लेकिन फाइनल नोट्स बनाओ तो ऐसी नोट्स बनाओ जिसमें खाली शॉर्ट नोट, खाली पॉइंट लिखा हो, खाली एक पॉइंट लिखो बस। पूरा चैप्टर पूरी एनसीईआरटी छापने की जरूरत नहीं है, खाली एक पॉइंट लिखो जिसको देखते ही आपको पूरा सेंटेंस याद हो जाए। एक पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है उसको कुछ ऐसा लिखो कि एक लाइन या 2 पॉइंट लिखते ही आपको पूरा पैराग्राफ आपके दिमाग में छप जाए कि भाई ये लाइन, ये पैराग्राफ, इसमें यही लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। इस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए और हो जाएगी बात, मानो ये हो जाएगी बहुत आसान। बस अपने ज्ञान चक्षु खोलो, अपने आंखों को खोलो, दिमाग के सारे ढक्कन ओपन करो और बातों को बिल्कुल सुनो, सारे रिसेप्टर खुले रखो, बस मजा देखो। उसके बाद मजा देखो भाई साहब, मैं बता रहा हूं आपको, एकदम मजा आ जाएगा। तो पहला चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसमें 2 से 3 सवाल नीट में आ सकते हैं। एरियाज क्या क्या होंगे पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, आप ध्यान से सुनोगे, एनसीईआरटी से सारी लाइन क्लियर हो जाएंगी। पीवाईक्यूज भी करा दूंगा मैं आपको, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा, एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस लगे रहो मुन्ना भाई, बस लगे रहो तुम लोग, लगे रहो। अब आते हैं हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन जो यहाँ एनसीईआरटी माता ने दी हुई है। श्रीमान एनसीईआरटी, श्रीमती एनसीईआरटी, भगवान एनसीईआरटी, हमारी प्रभु एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है रेस्पिरेशन, पहले यहां समझ लेते हैं, फिर आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन को आपको कैसे समझना है। देखिए, ये हमारी एनसीईआरटी कह रही है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, जैसे कि आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े होंगे। ये प्रीवियस चैप्टर का मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से ये है कि आपने जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, प्लांट्स में रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, वहां पे ये चीजें पढ़ी होंगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी को लगता है कि जब हम इधर पढ़ रहे हैं प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी, उससे पहले आपने प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लिया, ऐसा एनसीईआरटी का मानना है। तो हम ये नहीं कहेंगे प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड, मैं वो लाइन नहीं दोहराऊंगा, मैं सीधा कहूंगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जनरल वे में अगर आप देखो, जनरल वे में देखो तो O2 ऑक्सीजन जो है उसका इस्तेमाल वो ऑर्गेनिज्म करते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस धरती पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। अब डायरेक्टली करते हो या इनडायरेक्टली, एनसीईआरटी ने कहा कि भाई साहब ये जो यूटिलाइजेशन है, ये जो इस्तेमाल है, ये इस्तेमाल जो होता है वो इनडायरेक्टली होता है।
इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन यहां पे कहा गया है कि भाई सीधा सीधा ऐसे नहीं कि ऑक्सीजन का अटैक कर दिया किसी को, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कह रहे हैं कि कुछ रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी के अंदर, उन रिएक्शन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हमारे बॉडी के अंदर ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल मतलब फूड, जो खाना आप खाए हो, मैंने कहा गन्ने का रस जो निकला है टप टप टपक के, जो खाना खाए उसमें जो रस निकला उसमें क्या है, उस खाने में है आपका ग्लूकोज, सिंपल फूड ग्लूकोज जो आपने खाने से पचाया। अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन खाए थे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड निकाली, फैटी एसिड, इन सबको जो आपने खा लिया है उन सबको सेल पे भेज दिया और वहां सेल में जाकर के वही सेल इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, यूटिलाइज करती है, किसके लिए, टू डिराइव एनर्जी। मतलब कुल मिलाकर के एक परम उद्देश्य है ऊर्जा। ऊर्जा प्राप्ति के लिए ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके ध्यान में जाना चाहिए, व्हाई रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म। आप बताओगे रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारा शरीर अपनी बैटरी को चार्ज करता है, हमारा शरीर ऊर्जावान बनता है, हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं ऊर्जा संचित करती हैं। जिस प्रकार से हम पैसे, जब मनी अर्न करते हैं तो उस मनी का इस्तेमाल अपनी लाइफ की लग्जरी के लिए, अपनी लाइफ के बेसिक नीड्स के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स में सेल्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपने खाने का यूटिलाइजेशन करके उससे ऊर्जा बनाती है और वो ऊर्जा हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे शरीर में होने वाली हर एक्टिविटी के लिए बेहद आवश्यक होती है, अति आवश्यक होती है। उसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ऊर्जा अगर खत्म हो जाएगी, हमारा चलना उठना बैठना सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन अनिवार्य है। एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसकी वजह से हमारा शरीर एनर्जी प्राप्त करता है, उसी को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो पहला ही पॉइंट कह रहा है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन के लिए, जिसमें हमारी बॉडी में एनर्जी टू डिराइव एनर्जी, यहां पे ध्यान देंगे, इस पॉइंट को भी जरूर यहां पे ऐड करेंगे कि एनर्जी है परम उद्देश्य रेस्पिरेशन का और इस एनर्जी को हम प्राप्त करते हैं। और वहीं दूसरी जगह कार्बन डाइऑक्साइड, पहला तो हो गया ऑक्सीजन क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट है कि ऑक्सीजन तो चाहिए, ठीक है, शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो वेस्ट के रूप में बनती है। कोशिकाएं जब ऊर्जा प्राप्ति के लिए मेहनत करती हैं, ऊर्जा प्राप्त करती हैं, तो उस ऊर्जा की प्राप्ति के दौरान, एनर्जी बनाने के दौरान उनके अंदर कुछ कचरा बनता है, मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं उसे, और वो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है CO2 के फॉर्म में। तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक हार्मफुल सब्सटेंस है, कह रहे हैं ये हमारे शरीर में अगर में हो जाए तो ये हार्मफुल होती है और इस हार्मफुल को हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो ऊपर रिएक्शन हुई है उस रिएक्शन में पैदा हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना बहुत जरूरी है और इसीलिए वो प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से ऑक्सीजन का इंटेक करना या एक्सचेंज करना, लेन देन करना, कि हमारे शरीर के अंदर वातावरण से O2 की एंट्री हो रही है और वहीं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट हो रही है। क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट हो रही है। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। उस प्रोसेस को हम श्वास लेना या ब्रीदिंग कहते हैं और इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो जनरलाइज्ड वे में पूरा रेस्पिरेशन, एक पूरा साइकिल जो रेस्पिरेशन का है, उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी के लिए किया जाता है और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे ये है कि CO2 को एग्जिट, शरीर से बाहर निकालना, और O2 को शरीर के अंदर लाना, इन दोनों के बीच जो एक्सचेंज है जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, इसी प्रोसेस के लिए टर्म यूज किया गया है जनरली रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की दो तरह की डेफिनेशन बन सकती है, यहां पे ध्यान से सुनिए। रेस्पिरेशन की दो तरह की डेफिनेशन आप बना सकते हो। रेस्पिरेशन का मतलब हुआ बेटा, रेस्पिरेशन का मतलब हुआ, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम ऐसे कह सकते हैं, O2 की एंट्री हो रही है इन, या CO2 जो है उसके साथ एक्सचेंज होकर आउट हो रही है, इस प्रोसेस को ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कहते हैं। एक एस्पेक्ट है इसका। और इसका दूसरा एस्पेक्ट है रेस्पिरेशन का, जो मेन है, जिसका पर्पस है एनर्जी गेन करना। इसलिए रेस्पिरेशन को हम दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, कहते हैं रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन है। एक बायोकेमिकल प्रोसेस है भाई साहब, ऐसे थोड़ी है, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन है। मतलब अब हमारे बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं नॉर्मली रेस्पिरेशन का मतलब O2 इन CO2 आउट, लेकिन एक्चुअल में जो बायोकेमिस्ट्री कहती है, जो उद्देश्य को पूरा करती है कि भाई रेस्पिरेशन को किया क्यों था, खाली O2 इन किया, CO2 बाहर निकालने के लिए किया था रेस्पिरेशन? नहीं, खाली O2 इन और CO2 आउट करने के लिए रेस्पिरेशन नहीं किया जाता। रेस्पिरेशन क्यों किया जाता है? रेस्पिरेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक ऐसा बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन है, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। क्या है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमने खाया था, ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में हो रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू डिराइव एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, एनर्जी के लिए अल्टीमेटली ATP जो एनर्जी है वो किस रूप में है, इन द फॉर्म ऑफ ATP के फॉर्म में ऊर्जा की प्राप्ति करना, ऊर्जा को अपने बॉडी में बना लेना ही क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं भाई लोग। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एक्चुअल में बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू डिराइव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ये एक्चुअल रेस्पिरेशन है जिसे हम सेल्युलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और इसी बेस पे साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हम कहें ये जो ग्लूकोज है जो हमने खाने में प्राप्त किया, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ग्लूकोज को O2 की प्रेजेंस में जलाया जाता है बॉडी के अंदर जब इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो इसी प्रोसेस में ये कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है ये CO2 और H2O बनाती है। H2 पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं कि मैं लिखूं C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2, सही उसके बारे में यहां डिस्कस करने की एकदम जरूरत नहीं, बस खाली समझने की जरूरत है। ये कहा क्या गया, कहा है कि इस ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन करोगे ना, इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको जलाया जाएगा तब जाकर के क्या होगा, हमारी सेल में, हमारी बॉडी में, हमारे टिश्यू के अंदर ये जो अल्टीमेट प्रोसेस है ATP के बनने का,
ये जो एटीपी का निर्माण है भाई लोग, ये एटीपी का निर्माण किया जाएगा। तो ये जो एटीपी का बनना है, इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो टिश्यू में बनी है उसे बॉडी से बाहर निकालना, बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना जो कि टॉक्सिक है, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है भाई साहब। और अगर ये CO2 हमारे शरीर के लिए हानिकारक है तो इसको शरीर से बाहर निकाल देना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत कचरा हो जाएगा बॉडी के अंदर। CO2 जब बॉडी के अंदर बढ़ेगी तो बहुत नुकसान कर देगी। क्या क्या नुकसान करेगी आगे बताऊंगा मैं आपको। CO2 बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ेगा, पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत कुछ होगा भाई, बहुत कुछ होगा, बाद में पढ़ेंगे। पहले समझे कि ये जो विषैला पदार्थ है, ये जो टॉक्सिक पदार्थ है CO2, इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा और O2 को शरीर के अंदर लाया जाएगा। इन्हीं प्रोसेस को सम्मिलित रूप से मिला दिया जाए, उद्देश्य है एनर्जी प्राप्ति, एटीपी की प्राप्ति। इस बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन को ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सभी जीवधारियों में, सभी ऑर्गेनिज्म में, धरती पे पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का एक और एकमात्र उद्देश्य होता है एनर्जी प्राप्त करना। अब ऑक्सीजन लेकर के वो एनर्जी प्राप्त करे या ना करे वो एक अलग बात है। वहां पे हम कहते हैं रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो एरोबिक हो सकता है, एनारोबिक हो सकता है, वो बात की बात है। पहले जनरलाइज्ड वे में हम समझे कि हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी। अब देखिए जरा, देखिए सारा खेल होता कैसे। साइंटिस्ट ने कहा है भाई साहब, साइंटिस्ट ने कहा है कि आप अगर अपनी कोशिकाओं को देखोगे ना, आप अपनी सेल को देखोगे, जैसे ये मान लो एक आपके शरीर की कोशिका है, इस कोशिका को साइंटिस्ट ने कहा है ये जो सेल जो हमारे बॉडी में आप देख रहे हो, ये जो सेल है इसे आप बायोकेमिकल फैक्ट्री कहते हो। क्या कहते हो? इसे हम कहते हैं बायोकेमिकल फैक्ट्री। ये एक बायोकेमिकल फैक्ट्री है और फैक्ट्री का मतलब होता है भाई कंपनी है, इंडस्ट्री है ये। और कंपनी फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती है, फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती है और जब प्रोडक्ट बनाती है तो उससे पैसा आता है। ये तो है, कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी और प्रोडक्ट जब मार्केट में सेल करोगे तो पैसा कमाओगे, यही तो है इंडस्ट्री। कह रहा है सेल भी एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री से बायोकेमिकल इंडस्ट्री में भी सेम प्रोसेस हो रहा है। पैसा कमाने का एक तरीका है रेस्पिरेशन। क्या करते हैं हम? हमारा पाचन तंत्र जो होता है, हमारा जो शरीर में पाचन तंत्र, हम जो फूड खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं, ये फूड कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं, फूड वी ईट इज, ये जो फूड हम खाते हैं ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ये जटिल संरचना वाला होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब इसे सीधा एनर्जी नहीं मिल रही। कॉम्प्लेक्स फूड जो हम खाते हैं, दाल भात रोटी तरकारी, ये लिट्टी चोखा जो हम खाते हैं, इससे डायरेक्ट एनर्जी हमें नहीं मिलती। हमें उससे एनर्जी लेने के लिए उसे पहले पाचन तंत्र में भेजना पड़ता है जहां वो पचाया जाता है। ये देखिए, ये फूड जो वी ईट दैट इज कॉम्प्लेक्स। अब कह रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स फूड को जब हम खाते हैं ना, तो खाने के बाद हमारी ये जो पाचन नली है, ये जो पाचन तंत्र है, ये उस फूड का मस्त मस्त पाचन कर देता है, एकदम उसको लुगदी बना देता है, कचरा बना देता है, एकदम मार मार के उसका भरता निकाल देता है। ये देखो, ये कह रहे खाना जो खाया था वो तो कॉम्प्लेक्स था, पचाते 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 इतना लूज, इतना सिंपल कर दिया कि अब भाई साहब अब क्या होगा, इतने छोटे छोटे पार्ट में ये टूट गया। कह रहे आया था तो इसका कुछ और रूप था, अब जब इसे पचा दिया तो फाइनली अब ये यहां से सिंपल फॉर्म में, ये देखो एकदम सिंपल ड्रॉप फॉर्म में ये डिफ्यूजिबल अब बन गया। ये सिंपल फूड क्या बन गया? वो जो फूड आपने खाया था वो पच गया, डाइजेस्टेड हो गया। अब ये डाइजेस्टेड फूड में कौन है? इसमें ग्लूकोज है, मतलब सिंपल शुगर्स है, ये सिंपल फॉर्म ऑफ फूड ग्लूकोज है, मान लो ये। अब कह रहे हैं ये जो ग्लूकोज आपके फूड ने, जो आपने फूड के थ्रू प्राप्त करी, इस ग्लूकोज को अब हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमारा ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ब्लड जिसे आप कहते हो, ये वाया ब्लड। अब देखो खेला कह रहे वाया ब्लड, कह रहे बड़े बड़े ट्रकों से, बड़े बड़े गाड़ियों से ब्लड के थ्रू, ये देखो ये रास्ता, ये ट्रैक है, सर्कुलेटरी सिस्टम एक ट्रैक है जो इसको ट्रांसपोर्ट करके लेकर के आया और इस सेल तक पहुंचाया इस ग्लूकोज को यहां पहुंचा दिया। अब सेल में ये ग्लूकोज पहुंच गया, इससे एनर्जी चाहिए, इस फैक्ट्री में फूड पहुंच चुका है, इस फैक्ट्री में ग्लूकोज पहुंच चुका है। अब यहां पे हमारा एक सिस्टम नेचर ने हमें दिया है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का होता है। हमारे पास भगवान ने भाई साहब ऐसा सिस्टम बनाया है, हम लोग इतने महान बने हैं, इतना बड़ा डेवलप्ड सिस्टम हमारा है। कह रहे हमारे को नेचर ने वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम बना के दिया। हमने क्या किया? इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से, ये देखो ये मान लो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कह रहे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से आपने क्या किया? आपने वातावरणीय, वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक एयर थी, कौन सी? वायुमंडलीय हवा जिसे कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर, एटीएम एटमॉस्फेयर मान लो इसको, और मैं लिख रहा हूं एटमॉस्फेरिक एयर। यहां पे मौजूद ऑक्सीजन जो है इसको यहां से ट्रांसपोर्ट करा के अंदर भेजा जाएगा। ये O2 अंदर आएगी और लंग्स से ये निकाल करके लंग्स से एक्सचेंज की जाएगी, लंग्स में इसे एक्सचेंज किया जाएगा और ये यहाँ की जो ब्लड वेसल, जो यहाँ की रुधिर वाहिनियां हैं, ये रुधिर वाहिनियां यहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करेंगी। क्या करेंगी? ऑक्सीजन को प्राप्त करेंगे। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे इस ब्लड के थ्रू यहाँ इस सेल तक पहुंचाई जाएगी, यहां इस सेल तक पहुंचाई जाएगी, ये ऑक्सीजन इस सेल तक पहुंचाई जाएगी और ग्लूकोज का ये ऑक्सीडेशन करेगी और फाइनली प्रोड्यूस करेगी ये CO2 प्लस H2O और बनेगी यहां एनर्जी, ATP के फॉर्म में एनर्जी बनेगी। आप जरा समझ के देखो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है। कह रहे हैं सेल के अंदर इसी ATP के निर्माण को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। हमने कहा रेस्पिरेशन इसी ATP के बनने को, लेकिन उसमें हुआ क्या? सेल ने CO2 बनाई, इस CO2 को बाहर भेजना, उस CO2 को बाहर भेजना, यहां से इसे आउट करना, CO2 को आउट करना है, बाहर निकालना है, O2 को इन करना है, ऑक्सीजन को इन करना है, CO2 को बाहर निकालना है। लेकिन इन सब के पीछे उद्देश्य है इस एनर्जी की प्राप्ति करना। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस कंप्लीट करता है, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो नॉर्मली ये जो मैंने आपको बताया, ये अपने बॉडी में या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। लेकिन रेस्पिरेशन दो तरह का हो सकता है, ऐसा जिसमें ऑक्सीजन उपलब्ध है या बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो रहा है। ऑक्सीजन के बिना भी कुछ ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं। हमारे शरीर में भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत और वो अवेलेबल नहीं है, तो हमारे शरीर में हमारी जो मसल्स होती है, हमारी जो स्केलेटल मसल है, जिनसे हमारी मसल्स, ये जो मसल्स है जिससे हम लोकोमोशन कर रहे हैं, इन स्केलेटल मसल्स में ऑक्सीजन अगर नहीं होती है पर्याप्त मात्रा में, तो वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकती है। तो रेस्पिरेशन कैसा हो सकता है? रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, एब्सेंस में भी हो सकता है। बट एनसीईआरटी की लाइनों के हिसाब से पहले मैंने आपको बताया बेसिक रेस्पिरेशन होता क्या है, कि रेस्पिरेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म करते क्या है। ये भले ही दो प्रकार का होता है। अगर हम कहें कि ये जो रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन एरोबिक भी हो सकता है, या फिर एनारोबिक भी हो सकता है।
एनएरोबिक भी हो सकता है। अनऑक्सी श्वसन या ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन है तो ऑक्सी श्वसन, तो ये ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो रेस्पिरेशन करते हैं उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहां ऑक्सीजन नहीं होती तो कह रहे बिना ऑक्सीजन के भी उद्देश्य वही है, यहां पे भी एटीपी चाहिए, बस फर्क इतना है कि यहां पे ये ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के एब्सेंस में लेस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यहां लेस एनर्जी, लेकिन उनको उस समय ऑक्सीजन जब ना हो ऐसे में वो ऑर्गेनिज्म लेस एनर्जी उनकी बॉडी को सप्लीमेंट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है ये लेस एनर्जी। मतलब ये उन ऑर्गेनिज्म्स ने डेवलप किया, उन टिश्यूज ने डेवलप किया कि अगर ऑक्सीजन एकदम नहीं थी तो उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कम एनर्जी को ही प्रोड्यूस किया, लेकिन रेस्पिरेशन वो कर लेते हैं। जिंदा रहने के लिए भाई साहब ऊर्जा चाहिए, तो चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो जिंदा रहना है, एनर्जी बनाना है, बिना ऑक्सीजन के भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्केलेटल मसल जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो करती हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे हम पैरासाइट्स की बात करें, जो पैरासाइट्स परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, अगर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया अर्थ पे ओरिजिनेट हुए थे, जो अर्थ पे बैक्टीरिया ओरिजिनेट हुए थे, प्रिमिटिव अर्थ पे जो बैक्टीरिया ओरिजिनेट हुए थे वो भी एनारोबिक ही थे, क्योंकि ऑक्सीजन पहले उपलब्ध नहीं थी, तो बैक्टीरिया में भी रेस्पिरेशन होता है। ईस्ट में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ईस्ट जो होता है उसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। लेकिन पॉइंट क्या है कि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन इससे ऊर्जा कम मिलती है, लेकिन आप देख सकते हो वहीं पे हो रहा है जहां पे बहुत कम ऑक्सीजन अवेलेबल हो या नहीं थी, तो ऑर्गेनिज्म ने ऐसा ही अडैप्ट कर लिया। जब ऑक्सीजन पर्याप्त अवेलेबल थी और उनके पास यूटिलाइज करने के लिए साधन मौजूद था, तो उन्होंने क्या कर लिया, अपने स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करके ऐसा सिस्टम बनाया जहां वो ऑक्सीजन को यूज कर सकते थे और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बना सकते थे। मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी ये प्रोड्यूस करती है। और इसके एग्जांपल में मोस्ट ऑर्गेनिज्म ऐसे लिख सकते हैं हम, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। खास बात है कि यहां ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, इसीलिए ज्यादा, भाई जिसको ज्यादा पैसे मिलेंगे काम करने के, वो वही काम को अडैप्ट करेगा। कम पैसे में जिंदगी चलाने के लिए सिंपल सी कहानी है, या तो जरूरतें कम हो या उनके पास ऐसा कुछ हो ही ना जिसके लिए वो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। एटीपी एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए ऑक्सीजन थी ही नहीं इनके पास, तब मजबूरी में इन्हें करना पड़ा, या फिर उनकी बॉडी की डिमांड ही उतनी थी कि हमें कम में ही अडैप्टेशन, कम में ही संतुष्ट रहना है, उतनी एनर्जी हमारे लिए काफी है। उससे ज्यादा होगी पागल हो जाएंगे, ज्यादा पैसा हो जाएगा तो पगला जाएंगे, अति हो जाएगी। जैसे आप जानते हो अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती भाई साहब, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, बहुत ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, ज्यादा बारिश भी नुकसान करेगी भाई, और ज्यादा धूप हो तब तो नुकसान है ही। तो अति किसी चीज की ठीक नहीं होती, ओवर नहीं होना चाहिए। आवश्यकता से ज्यादा पढ़ाई भी खतरनाक हो सकती है आपके लिए, इसलिए जितनी जरूरत हो उतना ही पढ़ें, सिलेबस को कंसाइज करें, टू द पॉइंट रहें, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें, न कि मन को इधर उधर भटकाएं। मन को स्थिर रखें, एकाग्र रखें, तभी आप फोकस कर पाओगे अपनी स्टडी पे। कम पढ़ें लेकिन बेहतर तरीके से पढ़ें, तरीका अच्छा होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, अगला कदम रखते हैं। भाई रेस्पिरेशन की डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन इस धरती पर पाए जाने वाले जितने जानवर हैं, जितने एनिमल वर्ल्ड के लोग हैं, हम तो भाई एनिमल वर्ल्ड के लोग हैं, एनिमल वर्ल्ड की बात करेंगे। एनिमल वर्ल्ड के जितने लोग हैं उनमें रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, ये याद करने वाला पॉइंट है, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आएंगे, छाप लो आप इसको, एकदम दिमाग में लगाओ, वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। लेकिन अभी क्या समझेंगे कि जितने एनिमल्स हैं इस एनिमल वर्ल्ड में, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उनमें, वो एनिमल्स में किस बात पर डिपेंड करता है, जो सिस्टम है वो किस बात पर डिपेंड करता है। किसी भी एनिमल का कोई भी सिस्टम किस बात पर डिपेंड करेगा भाई, अब बताओ। जैसे छोटा बच्चा है उसका सिस्टम, जब बच्चा मदर बॉडी में था उसका सिस्टम, जब वो बच्चा जन्म ले लिया उसके बाद वो बड़ा हो गया उसके बॉडी का सिस्टम, यार कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो रहेंगे ना, एज के साथ कुछ सिस्टम में डिफरेंसेस आते हैं। एक ये तो हमारे लिए हो गया, जंतु जगत के बारे में सोच के देखो, एनिमल वर्ल्ड की शुरुआत स्पॉन्जेस से अगर हम लेके चलते हैं, पोरीफेरेंस से, तो उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो कहां रहते हैं, एक कहां रहते हैं, उनका घर कहां है, उनका वास स्थान कहां है, ये देखें, उनका हैबिटेट क्या है, उनका घर कहां पे है, उनका घर कहां पे है, वो रहते कहां है, हैबिटेट, और दूसरा उनके शरीर का संरचनात्मक संगठन, उसका स्तर क्या है, उसका लेवल कैसा है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ है जालों में, सिस्टमों में, कई सारे सिस्टम बना करके एकदम विशालकाय शरीर या कॉम्प्लेक्स बॉडी बन गया है। तो जैसा शरीर वैसा सिस्टम, जैसा घर वैसा सिस्टम, जितना सिंपल घर होगा उतना ही सिंपल सिस्टम, जितना ही सिंपल शरीर होगा उतना ही सिंपल सिस्टम। तो याद रखेंगे दो बातें, एक उनका हैबिटेट जिसे हम वास स्थान, हैबिटेट जिसे हम उसका लिविंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस या उसका वास स्थान कहते हैं, वास स्थान जो उसका घर है वो, और दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन दो बातों पर, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन दो बातों पर डिपेंड करता है। कितना भी ऑर्गेनिज्म हो, ये दो चीजें ध्यान रखोगे, यही डिसाइड करता है। और सीधी सीधी बात करें, उनके अंदर ये सारी चीजें अडैप्टेशन पे डिपेंड करती है। मतलब ये सब कुछ मिलाकर के अगर हम एक शब्द में डिफाइन करें तो ये अडैप्टेशन कहा जाता है, इसी को हम अनुकूलन कहते हैं। भाई आपने अपने शरीर को अपने वातावरण के हिसाब से ढाल लिया, ऑर्गेनिज्म ने अपने शरीर को अपने वातावरण के हिसाब से ढाल लिया है। जैसा कंपटीशन है वैसी तैयारी है। क्रिकेट का अगर कंपटीशन है तो आप क्रिकेट की तैयारी करोगे, उस समय आप जेईई एग्जाम नहीं दे रहे होगे। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो और बायोलॉजी उठा के पढ़ रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, भाई अगर आप बायो पढ़ रहे हो और एग्जाम कल आपका जेईई का है, तो भाई क्या ही है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात। मैं कह रहा हूं अडैप्टेशन, जैसा देश वैसा भेद, जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वैसी तैयारी, जैसा एग्जाम हो वैसी तैयारी करनी पड़ती है, जैसा शरीर हो, भाई सीधी सी बात है, औकात देख के बात करनी होती है, जैसा शरीर हो वैसी संरचना, वैसी जैसी संरचना उसी तरह का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, उसी तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहां पे ये कह रहा है, देखें आप इस एनिमल वर्ल्ड में देखें, ये देखो ये मच्छर महाराज आ गए, ये देखो मच्छर महाराज का अलग ही रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, ये देखो मच्छर,
हाँ, कहां से भाई, तुम कहां से आए? तुमको भी क्लास करनी है तो मच्छर का रूप रख के कहे आए हो? इंसान का रूप रख के उधर जाओ, सब्सक्रिप्शन लो चैनल पे और तब जाकर के पढ़ाई करो। यहाँ उड़ने से क्या फायदा? समझ में आएगा नहीं? जाओ पहले बैच का सब्सक्रिप्शन लो, जाओ। मच्छर कहीं का ये देखो ऐसे हाथ उड़ रहा है, स्क्रीन खराब कर रहा है। देखिए सभी लोग, देखिए सभी लोग बच्चों, एनिमल वर्ल्ड के सारे मेंबर रहे ये, और ये रहा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। पहले मैं पढ़ देता हूं फिर आपको समझाता हूं इसको। कह रहे लोअर इनवर्टिब्रेट्स में देख लो, जैसे स्पॉन्जेस हैं, सीलेंट्रेट है, फ्लैट वर्म है, इन सभी में बॉडी में कोई सिस्टम, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं इनके पास। इनके पास भगवान ने कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया ही नहीं। कहा छोटे हो तो सिस्टम क्या करोगे? शरीर छोटा है, सिंपल सिस्टम, सिंपल बॉडी है तो सिस्टम मत रखो। ज्यादा सिस्टम रखने के लिए बड़ा शरीर चाहिए होगा, ऑर्गेनाइजेशन को एडवांस बनाना होगा। तुम तो बहुत पहले इवॉल्व हुए हो, तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है तुम्हारा, सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा, तुम्हारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो नो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन करते हैं पूरी बॉडी की सर्फेस से, पूरे बॉडी की सर्फेस से सिंपल डिफ्यूजन करके काम चलाना पड़ता है। दूसरा अर्थवर्म जो होता है ये है टेरेस्ट्रियल, गड्ढे बना करके जमीन के अंदर रहने वाला केंचुआ। अर्थवर्म एनीलिडा, यानी ये जो होता है ये ऐसा जानवर है, इसने अपनी स्किन को डेवलप कर लिया, अपनी स्किन को मॉइस्ट बना लिया। नम, मॉइस्ट मतलब स्किन पे मॉइस्चर होगा, पानी जैसा सर्फेस पे उसके पानी जैसी लेयर होगी, क्या करेगी? ऑक्सीजन में चिपका लेगी, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होगी उसको चिपका लेगी। तो अपनी स्किन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन्होंने एक्सचेंज करने के लिए, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए अपनी स्किन का इस्तेमाल करते हैं ये अर्थवर्म। आर्थ्रोपोडा में जाओ आप, इंसेक्टा में जाओ, इन्होंने नेटवर्क ऑफ ट्यूब बना लिया और नेटवर्क ऑफ ट्यूब में ट्रैकिया बना ली, ट्रैकियल सिस्टम बनाया आर्थ्रोपोडा में। एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा वहीं अगर आप देखो, ये तो केवल इंसेक्टा की बात की, अगर एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा और मोलस्का की बात करें तो यहाँ पे गिल्स पाई जाती हैं, उस रेस्पिरेशन को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये सारे पॉइंट याद करेंगे आप लोग। फिश में गिल्स पाई जाती है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स पाए जाते हैं। कॉमन कैरेक्टर पूछा जाए, चारों में कॉमन क्या बताओगे? लंग्स रेस्पिरेशन होता है। तीसरा पॉइंट, मैं लास्ट पॉइंट यहाँ दिया अलग से फ्रॉग्स का मैंने लिख दिया क्योंकि फ्रॉग्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्रॉग इस बार सिलेबस में नई एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, याद रखेंगे। फ्रॉग में तीन तरीके से रेस्पिरेशन, तीनों तरीके से रेस्पिरेशन होता है। स्किन से भी होता है जो मॉइस्ट होती है, बकल कैविटी से भी करते हैं और लंग्स से तो करते हैं। यानी ये तीन मोड रेस्पिरेशन के करता है। वन बाय वन जरा मैं सबके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। ये तो याद करने वाला होगा, टेबल मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जरा कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐड करके बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। जैसे अगर मैं कहूं, मैंने कहा आपको स्पॉन्जेस हो या सीलेंट्रेट हो या प्लेटीहेल्मिन, तो इनके पास जनरल बॉडी सर्फेस है। स्पॉन्जेस एनिमल वर्ल्ड के सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, इनमें सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, इनके पास तो टिश्यू भी नहीं बना। मतलब अगर किसी स्पॉन्ज की शरीर को आप देखोगे, इस स्पॉन्ज की शरीर को देखोगे तो इसके शरीर में पाए जाते हैं ढेर सारे पोर। अब देखो मैंने क्या कहा, दो बातें हो सकती हैं रेस्पिरेशन करने की, दो बातें हो सकती हैं रेस्पिरेशन करने की। जरा देखेंगे इस एनिमल में, ये जो एनिमल है जिसे हमने स्पॉन्ज नाम दिया, एक तो ये किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम पे फिक्स रहता है, एक और दूसरा मैंने कहा ये रेस्पिरेशन करने के लिए, ये देखो कह रहे हैं इसके बॉडी में जनरल सरफेस, पूरी बॉडी की सरफेस रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। जो भी ऑक्सीजन आएगी, ये देखो यहाँ पे इनके पास कैनाल होती है, ये पोर्स होते हैं बॉडी में। ये जो बॉडी में पोर्स है, पोर्स मान लो हम उस गोलू को मान लेते हैं, ये पोर है, ये है पोर। इस पोर के थ्रू बॉडी में एंट्री होती है ऑक्सीजन की। ये जो O2 है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू अंदर जाता है और यहाँ पे इसी में पानी के साथ ये जो ऑक्सीजन आती है, ये ऑक्सीजन इनकी सेल तक पहुंच जाती है। सारी की सारी सेल इस ऑक्सीजन को यूज करती है और इनकी बॉडी में जो CO2 पैदा होती है, जो CO2 बॉडी के अंदर पैदा होती है, ये बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। मतलब एकदम सरल संरचना है, कुछ नहीं है। पानी अंदर जाता है ऑक्सीजन लेके और पानी बाहर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड लेके। पानी की एंट्री ऑक्सीजन के साथ, पानी का एग्जिट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। मतलब एकदम बॉडी सरफेस से ही सारा खेला हो जाता है। मतलब ये मान लो इनके बॉडी की कोई एक सेल है, ये सरफेस पे कोई एक सेल है, ये मान लो ये एक सेल मान लो, ये यानी यही सेल डायरेक्ट O2 इन या CO2 आउट अपने सरफेस से ही कर लेती है। इसे कहते हैं जनरल बॉडी सरफेस। बॉडी की सरफेस से ही O2 CO2 का एक्सचेंज कर लिया। तो मैंने क्या कहा था, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हैबिटेट मतलब कहां? पानी में रहते हैं, एक्वाटिक होते हैं। और सेसाइल है, किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम पे चिपके हुए, किसी ठोस सतह पर किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम पे चिपकेले हैं। ये सॉलिड सबस्ट्रेटम पे चिपके हुए और वहीं से रेस्पिरेशन कर ले रहे हैं, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिंपल रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर स्पॉन्ज या सीलेंट्रेट या प्लेटीहेल्मिन को देखते हैं तो यही सेम कहानी है, जनरल बॉडी सरफेस। लेकिन वही चीज जब आप बात करते हो किसमें, मैंने क्या कहा, अर्थवर्म में अगर आ जाओ, अगर आप अर्थवर्म में आ जाते हो तो अर्थवर्म एक ऐसा एनिमल, कह रहे हैं ये एनीलिडा का है, ये हायर है, ये काफी एडवांस लेवल पे इनवर्टिब्रेट है। ये कह रहे हैं ये जो एनीलिडा है, एनीलिडा का मेंबर, इसने अपनी स्किन, अपनी क्यूटिकल को, मॉइस्ट क्यूटिकल को इस्तेमाल किया। ये देखो ये है एक ऐसा एनिमल, ये एक ऐसा एनिमल है जिसने अपने पूरे शरीर में ब्लड वेसल का जाल फैला रखा है। ये ब्लड वेसल का जाल फैला रखा है। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये पूरे शरीर में फैली हुई हैं और इन्हीं ब्लड वेसल्स की मदद से ये स्किन से O2 और CO2 का एक्सचेंज कर पाते हैं। ये देखो यहाँ स्किन से O2 की एंट्री होती है और ये ब्लड में आता है और यहीं से ब्लड से CO2 आउट हो जाता है। तो मतलब आप देखोगे कि इनके पास तीन अडेप्टेशन है। सबसे पहली चीज याद रखेंगे, स्किन रेस्पिरेशन के लिए ये जो स्किन रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन से जो रेस्पिरेशन करते हैं जिसे मॉइस्ट क्यूटिकल कह रहे हैं, याद रखेंगे। अर्थवर्म में क्या है, अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल है। इनकी स्किन की कवरिंग को हम क्यूटिकल कहते हैं। मॉइस्ट क्यूटिकल का इस्तेमाल ये करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो अगर आप देखोगे स्किन रेस्पिरेशन के लिए तीन अडेप्टेशन को रट डालोगे, कोई भी एनिमल जो स्किन से रेस्पिरेशन करे उसमें तीन अडेप्टेशन होगी। एक, स्किन का मॉइस्ट स्किन का होना। दूसरा इसमें मॉइस्ट स्किन हो, थिन भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, थिन होती है, मॉइस्ट होती है, प्लस ये हाईली वैस्कुलर होती है, ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होती है, हाईली वैस्कुलर होना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि खूब सारी ब्लड वेसल्स की सप्लाई पाई जाती है। और तीसरा, उनमें एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है। एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट मतलब उनके स्किन की सरफेस पे एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल स्केलेटन, जैसे आपने पढ़ा है आर्थ्रोपोडा में काइटिन से कवर्ड होता है उनका स्किन। उनकी स्किन के ऊपर काइटिन, हमारी स्किन जो होती है उसके ऊपर केराटिन पाई जाती है। हमारी स्किन पे डेड लेयर केराटिन की पाई जाती है, हम स्किन से रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, वही एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोडा में वो काइटिनस होता है, अर्थवर्म में वो नहीं पाया जाता है, इसीलिए वो स्किन से रेस्पिरेशन कर लेते हैं। तो ये तीन पॉइंट याद रखेंगे। एक्सोस्केलेटन यहाँ पे एब्सेंट होता है। क्या होता है? एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है। एब्सेंट पूरी तरह से एब्सेंट होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर किसी भी एनिमल में जो स्किन से रेस्पिरेशन कर सकता है, जैसे फ्रॉग है वहां पे भी है। तो हायर एनिमल्स ने ये किया, लोअर एनिमल्स ने जनरल बॉडी सरफेस डेवलप की। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जैसे कि अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा की, अगर हम बात करते हैं, इंसेक्टा की बात करते हैं, इंसेक्ट्स में अगर आप देखते हो तो यही कहानी क्या होती है, इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ट्रैकियल ट्यूब्स पाई जाती है।
ये होती है ट्रैकियल ट्यूब्स जो ट्रैकिया की बनी होती है। ये देखो पाइपलाइन का सिस्टम है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिसे कहते हैं। इनके शरीर में जाल फैला हुआ है ट्यूब्स का, पूरे शरीर में इस तरह का एक जाल फैला हुआ है, पूरे ऑर्गन में इस तरह का एक जाल फैला हुआ है जो ऑक्सीजन इनके सभी भागों तक, सभी एरिया तक पहुंचाने का काम करता है। ये देखो, ये देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखोगे। इसे हम कॉकरोच आर्थ्रोपोडा जब पढ़ेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम में वहां डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल ये समझो, इनके टिश्यू तक जाने के लिए, इनके टिश्यू तक जाने के लिए, इनके टिश्यू तक जाने के लिए, इनके टिश्यू तक जाने के लिए ये सहारा लेते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैकियल ट्यूब्स का। इसे कहते हैं ट्रैकिया। और ये जो पाइप में डिवाइड हो रही है इन्हें कहते हैं ट्रैकियोल्स। ये क्या है? इन्हें कहते हैं ट्रैकियोल्स। तो ये पाइप लाइंस हैं जो फैली हुई है पूरे शरीर में, बिछी हुई है पाइप लाइन, इनके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। ट्रैकियल सिस्टम इन्होंने डेवलप कर लिया है। इंसेक्ट्स की बात करी है मैंने, अगर यही थोड़ी बहुत, अगर ये कोई एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा होता, कोई एक्वाटिक इंसेक्ट होता या आर्थ्रोपोड होता, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड होता तो उसके अंदर यही हो जाती है, गिल्स पाई जाती है। पानी में रहने वालों के लिए तो भाई साहब गिल्स चाहिए। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्वाटिक एनिमल है जिसे कहते हैं लिम्यूलस। लिम्यूलस के बारे में पढ़ेंगे हम। किंग क्रैब, ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है। किंग क्रैब जो लिविंग फॉसिल है, किंग क्रैब, इसमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स बुक की तरह दिखती है, बुक गिल्स कहते हैं। किताब जैसी इसकी संरचना होती है, किताब खोलो जैसे फाइल खोल दो, किताब खुली, किताब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसे कहते हैं बुक गिल्स। और वहीं हम बात करते हैं स्कॉर्पियन की, स्कॉर्पियन या स्पाइडर की बात करते हैं, स्कॉर्पियन या स्पाइडर की बात करते हैं, स्पाइडर की बात करते हैं। इनके पास वही चीज बुक के शेप का, खुली किताब, मतलब ऐसे अगर किसी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको ऐसे ओपन करो तो वो फाइल जैसा दिखाई देगा, तो कह रहे हैं वो बुक नाम रख दिया, बुक के शेप का स्ट्रक्चर था इसलिए नाम रख दिया बुक, बुक जैसा। लेकिन जैसे कि आप जानते हो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लैंड पे पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम बुक लंग्स कहते हैं। तो इनके पास बुक लंग्स हैं, इनके पास बुक गिल्स हैं, और एक्वाटिक आर्थ्रोपोड के पास सिंपल गिल्स हैं। ये एग्जांपल वाले क्वेश्चन एनिमल किंगडम के क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे याद कर लेने में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा यही चीज अगर मैं फ्रॉग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन केस ऑफ फ्रॉग्स। अगर मैं फ्रॉग्स की बात करूं तो फ्रॉग्स के केस में, फ्रॉग के केस में आपको कई सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। अब तो आपके सिलेबस में भी ये डड्डू महाराज, ये फ्रॉग जी महाराज आपके सिलेबस में भी है। मतलब अब आप फ्रॉग से नहीं भाग सकते, अब आप अपने इस प्यारे मित्र से ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। ये जो आपका प्रिय मित्र है, ये जो आपका फ्रॉग है, इस प्यारे मित्र से ज्यादा दूर आप भाग नहीं सकते, क्योंकि अब ये आपके सिलेबस में भी है। तो सिलेबस में है तब तो भाई साहब पढ़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं? सिलेबस में है तो पढ़ना ही पड़ेगा। मान लो कि ये प्यारा मित्र फ्रॉग, ऐसे रफ स्केच मैंने केवल बनाई है ताकि थोड़ा बहुत समझा सकूं। क्या समझाना क्या चाह रहा हूं मैं इसके थ्रू, इस फिगर के थ्रू, इस चित्र के थ्रू मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, जरा देखेंगे। कह रहे हैं ये रहा इस फ्रॉग का प्यारा सा मुखड़ा, चांद सा मुखड़ा। भाई साहब चांद सा मुखड़ा, चांद जैसा मुखड़ा कौन से एंगल से दिख रहा होगा? अभी कहोगे कि सर ने कैसा चांद खोज रखा है। ये देखो, ये फ्रॉग जैसा मुखड़ा, मैं चांद जैसा नहीं बोलूंगा, मैं फ्रॉग जैसा मुखड़ा बोलूंगा, ठीक है? अब कह रहे हैं यहां पे रेस्पिरेशन के लिए इस भाई ने, इस दोस्त ने क्या डेवलप किया है? ये देखो, ये देखो, इस फ्रॉग में रेस्पिरेशन के लिए ये रही इसकी बक्कल कैविटी, ये रहे इसके हॉलो लंग्स। ये बस समझने के लिए, इस कहानी के पात्र और घटनाएं पूरे काल्पनिक है, इसका किसी जीवित या मृत फ्रॉग से कोई संबंध नहीं, बस समझना है और याद करना है कि ये देखें, एक तो ये अपनी स्किन का इस्तेमाल कर लेता है। ये जो मित्र है हमारा, ये मित्र जो है, एक तो ये रेस्पिरेशन करता है स्किन से, ये मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करता है। मॉइस्ट स्किन इसके शरीर में रेस्पिरेशन में रोल प्ले करती है। लगभग 30 से 35% रेस्पिरेशन ये अपनी स्किन से करता है, क्यूटेनियल रेस्पिरेशन। 5 से 10% जो रेस्पिरेशन होता है, 5% लिख लें, ये अपने बक्कोफेरिंजियल कैविटी से करता है। इसे कहते हैं बक्कल कैविटी लिख लो या बक्कोफेरिंजियल लिख लो। 5% रेस्पिरेशन, और बाकी का जो बचा पार्ट है ये अपने लंग्स से करता है। ये हॉलो स्पॉन्जी लंग्स, ये हॉलो लंग्स है, इसलिए हॉलो बलून लाइक लंग्स होते हैं इसके पास, हॉलो और बलून लाइक लंग्स होते हैं। इसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं लंग्स से होने वाला रेस्पिरेशन, पल्मोनरी। मतलब ये तीनों रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करता है, सबसे ज्यादा 60% लंग्स से रेस्पिरेशन करता है। और ये तीन के तीनों मोड ऑन हो जाते हैं जब फ्रॉग एक्टिव मोड में रहता है। मतलब जब एक्टिव मोड में रहता है, एक्टिव मोड ऑफ लाइफ, जब ब्रीडिंग सीजन आता है इसका, जब इसका एक्टिव मोड लगा होता है, तो ऑल द 3 मोड्स ऑन, ऑल द 3 मोड, तीनों मोड जो होते हैं ये ऑन हो जाते हैं, ऑल 3 मोड्स ऑन, तीनों मोड का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब भी कभी बुरा वक्त आए, जैसे हाई टेम्परेचर हो जाए, समर, जब बहुत हाई टेम्परेचर हो जाए, मतलब समर्स के टाइम पे जब ये समर स्लीप करते हैं, समर स्लीप, बहुत गर्मी में ये सो जाते हैं, मतलब किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां से ये बाहर नहीं निकलते, अपने आप को बचा के रखते हैं। इसे एस्टिवेशन कहते हैं और हाइबरनेशन इसे कहते हैं विंटर स्लीप। विंटर स्लीप के दौरान, और जब ये डीप वाटर में होते हैं, डीप इन वाटर, तो पानी के जब अंदर चले जाते हैं, तो वहां पे भी याद रखें तीनों कंडीशन में, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, विंटर स्लीप का मतलब इनका विंटर वेकेशन जब चलता है इसे कहते हैं हाइबरनेशन, हाइबरनेशन कहते हैं। और समर स्लीप का मतलब हो गया एस्टिवेशन। जब ये 3 सिचुएशंस होती हैं तब फ्रॉग खाली स्किन से रेस्पिरेशन करता है, ओनली क्यूटेनियल रेस्पिरेशन, ओनली बाई स्किन, केवल स्किन से रेस्पिरेशन। मतलब इन 3 स्थितियों में फ्रॉग स्किन से रेस्पिरेशन करता है, क्यूटेनियल रेस्पिरेशन करता है। लेकिन इसके अलावा जब एक्टिव मोड ऑफ लाइफ लगी होती है तो तीनों मोड ऑन होते हैं, मोड 1 स्किन, मोड 2 लंग्स, परसेंट वाइज लंग्स से सबसे ज्यादा, और तीसरा बक्कोफेरिंजियल। तो रेस्पिरेशन जो फ्रॉग में है वो ऑल 3 मोड्स इन एक्टिव मोड। टैडपोल जो फ्रॉग का होता है, जो फ्रॉग का लार्वा, वो तो गिल से रेस्पिरेशन करता है, फिश जैसा होता है, जैसे कि आप जानते हो। फ्रॉग का जो टैडपोल होता है, ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो, टैडपोल जो फ्रॉग का है, फ्रॉग का टैडपोल वो गिल्स से रेस्पिरेशन करता है, पानी में रहता है, गिल रेस्पिरेशन करता है, पानी में रहता है। तो ये रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉग से रिलेटेड। तो यहां तक की बात जो हमने करी, डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। अगली कहानी शुरू करते हैं, अगला पार्ट शुरू करते हैं भाई ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये सब बातें तो एक तरफ एनिमल वर्ल्ड, एनिमल किंगडम में आने वाले रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया, उनका हैबिटेट कैसा है, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। बट मेन टारगेट है कि ह्यूमन में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है, ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होती है। तो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन जैसे कि मैंने बताया, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एकदम हाई लेवल का है, मैमेलिया, टॉप क्लास ऑफ द एनिमल किंगडम।
सबसे वेल डेवलप्ड फाइलम कॉर्डेटा का सबसे वेल डेवलप्ड क्लास मैमेलिया और सबसे वेल डेवलप्ड क्लास मैमेलिया का टॉप मोस्ट ऑर्डर है प्राइमेटा, और प्राइमेटा का सबसे मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप है ह्यूमंस, हम लोग। तो हम लोगों का सिस्टम हाईली एडवांस है, खाली ब्रेन हाईली एडवांस नहीं है, ओवरऑल सिस्टम भी। मैमल्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरे एनिमल वर्ल्ड में बढ़िया से डेवलप्ड है, विद ब्रेन वेल डेवलप्ड है, विद सिस्टम वेल डेवलप्ड है, ऑल सिस्टम। लेकिन जब रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम इंडिविजुअली देखते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसको हमने दो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दो तरीके से समझेंगे, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब हम केवल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू देखें, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कैसे लोकेटेड है, किस तरीके से उसकी अरेंजमेंट है, तो एक है ऊपरी हिस्सा, उसका ऊपरी हिस्सा, ऊपरी भाग रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक है ऊपरी भाग, और दूसरा है लोअर जो निचला हिस्सा होता है, जो निचला हिस्सा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक हो गया ऊपरी हिस्सा और एक हो गया निचला हिस्सा। और वहीं फंक्शनली देखें तो एक पार्ट है जो कंडक्टिंग पार्ट होता है और दूसरा जिसे रेस्पिरेटरी पार्ट कहते हैं। डिफरेंस क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। ये तो हो गया लोकेशन के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, गले से ऊपर ऊपरी हिस्सा, गले से नीचे निचला हिस्सा। लेकिन यहां देखें कंडक्शन पार्ट जो मोस्ट रेस्पिरेटरी पार्ट ऊपर से जो ऊपरी हिस्सा होता है वहां से लेकर के अंदर निचले हिस्से का बहुत बड़ा भाग कंडक्टिंग, मतलब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर के लिए जाना जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर के लिए जाना जाता है। और भी बहुत सारा काम करता है ये, और भी बहुत सारा काम करता है, जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करता है ये। इसके अलावा ये ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को। ये एयर का फिल्ट्रेशन भी करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर भी करता है, एयर को फिल्टर करता है। उसमें माइक्रोब हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, हार्मफुल एजेंट्स हो सकते हैं, उन चीजों को छानने का काम करता है, फिल्टर करता है। ट्रांसपोर्ट तो करता ही है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मेंटेन करना टेम्परेचर और ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब उसके अंदर वाटर ऐड करता है, उसको मॉइस्ट बनाता है। अगर पूछा जाए ह्यूमिडिफाई का मतलब क्या है तो कह रहे हैं मॉइस्ट, एयर को मॉइस्ट बनाने का काम भी यही करता है कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट वो हिस्सा है जो एयर को ट्रांसपोर्ट कराता है, मेन फंक्शन। लेकिन वहीं रेस्पिरेटरी पार्ट की बात करें तो ये रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज में। यही वो जगह है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, इधर उधर, कह रहे हैं पैसे को, रुपए को डॉलर में यही बदला जाता है, इधर उधर अदला बदली की जाती है, CO2 को बाहर निकाल के O2 की एंट्री की जाती है, यही वो जगह है। याद रखेंगे रेस्पिरेटरी पार्ट में गैसियस एक्सचेंज का मेन रोल, और यहां कंडक्टिंग पार्ट में नो गैसियस एक्सचेंज, नो गैसियस एक्सचेंज, यहां गैसियस एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए ये केवल कंडक्शन जोन है जो नोज से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कहा जाता है। और वही अगर हम रेस्पिरेटरी पार्ट में देखें तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से पूरा एल्वियोलर पार्ट या उसकी डक्ट जो होती है वो आती है रेस्पिरेटरी पार्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सा हिस्सा किस किस जोन में रखा गया है, कंडक्टिंग पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट, याद रखेंगे। और यहां आप देखो अपर रेस्पिरेटरी पार्ट नोज से शुरू होता है, फेरिंग्स में जाता है, फिर उसके साथ जो एसोसिएटेड मसल्स या स्ट्रक्चर होती है वो अपर रेस्पिरेटरी पार्ट बनाती है। लैरिंग्स से शुरू करें, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई और फिर लंग्स, लंग्स की एल्वियोलाई तक अगर हम बात करते हैं, ये सारा का सारा लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट में आता है। मतलब अगर हम देखें पहला स्ट्रक्चर के बेसिस पे, दूसरा फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया गया। तो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो वेल डेवलप्ड है वो इस तरीके से डिवाइड किया गया है। मेन डिवीजन जो है वो फंक्शनल बेसिस पे है, कंडक्शन और रेस्पिरेटरी पार्ट। आगे हम देखते हैं जरा, कह रहे ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जैसे कि आप अगर शुरू करो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर सचित्र अगर समझने की कोशिश करो, नॉस्ट्रिल से शुरू होता है, जो नॉस्ट्रिल से शुरू होगा और आगे तक जाएगा। शुरू करते हैं भाई, चित्र बना के समझते हैं। देखो कह रहे ये वो छिद्र है जिसे नॉस्ट्रिल कहते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर जिस रास्ते से प्रवेश करती है वो है ये छिद्र नॉस्ट्रिल। जो ये देखो, ये तो आपका प्यारा प्यारा मुखड़ा है, ये मुख है, ये है माउथ ओपनिंग, ये आपकी माउथ ओपनिंग है, ये आपका अपर लिप और ये मान लो लोअर लिप है, होंठ है आपके, ये आपका अपर और लोअर लिप है, इसको हम लिप्स मान लेते हैं। मान लीजिए लिप्स है, क्या दिक्कत है, मानने में तो क्या ही दिक्कत होगी आपको, है ये देखिए, ये हमारे लिप्स हो गए, अपर लोअर लिप्स हो गए। और ये जो है यह नॉस्ट्रिल, एनसीईआरटी ने लिखा है कि नॉस्ट्रिल जो नेजल ओपनिंग है, यही वो नॉस्ट्रिल है जिसके थ्रू एयर अंदर या बाहर निकलती है। नाक के अंदर जहां से एयर जाती है या बाहर निकलती है उसी छिद्र को नॉस्ट्रिल कहते हैं। और ये माउथ ओपनिंग है, इसके ऊपर ये लिप्स बॉर्डर बना रहे हैं। लिप्स अपर लिप ऊपरी होंठ के जस्ट ऊपर होती है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल जो होती है ऊपरी होंठ के जस्ट ऊपर है। तो यहां देखें, ये है अपर लिप और उसके ऊपर जस्ट खुल रहा है ये नॉस्ट्रिल। और ये तो हो गई भाई, ये हो गई आपकी इज्जत जिसे कहते हैं नाक, ये हो गई आपकी नोज, ये है नोज आपकी इज्जत। क्या इसी नोज के अंदर एयर जाती है, जिस चैम्बर में जाती है उसे कहते हैं नेजल चैम्बर। क्या कहते हैं उसे, कहते हैं उस चैम्बर को कहते हैं नेजल चैम्बर। थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने और बूझने की, समझने और बूझने की कोशिश करेंगे। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है और तुमने समझने की साजिश की है। वाह वाह वाह, मैंने समझाने की कोशिश की है, तुमने न समझने की साजिश की है। लेकिन मैं समझाए बगैर मानूंगा नहीं, तुम्हें समझाए बगैर जाऊंगा नहीं। ये लो, ये काहे हम ये बना रहे हैं, डिजाइन देने का कोई जरूरत नहीं है। अभी हम डिजाइन नहीं देगा, हम डिजाइन नहीं देगा, अभी खाली समझाएगा, अभी खाली समझाएगा कि भाई लोग बस, ज्यादा क्या डिजाइन बनाना। देखो अब ये देखो, अब कह रहे हैं ये है आपकी नेजल चैम्बर। ये नॉस्ट्रिल थी, इसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कह दो, इसे बाहरी नासा छिद्र एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कह दो। और ये नेजल पैसेज है जो जाकर के नेजल चैम्बर में खुल रहा है। किसमें खुल रहा है? ये वो जगह है जिसे हम नेजल चैम्बर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नेजल चैम्बर कह रहे हैं। ये है नेजल चैम्बर, ये कक्ष है नेजल, यही वो कक्ष है जहां से एयर होकर के पास कर रही है। कौन पास कर रही है? एयर जो बाहर से आई है वो इसी रास्ते से अंदर से पास कर रही है। यहीं पे याद रखेंगे स्मेल वाले रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया होती है, स्मेल के रिसेप्टर्स भी यहीं पाए जाते हैं। ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया यहीं पाई जाती है, स्मेल वाली एपिथेलिया यहीं पे पाई जाती है।
तो स्मेल के लिए रिसेप्टर्स होते हैं जो एयर में आने वाली गंध, दुर्गंध, सुगंध को प्राप्त करती है और आपके ब्रेन को बताती है कि ये किस चीज की स्मेल है। तो यहाँ पे स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं और जो दूसरे फंक्शन मैंने बताए थे, फिल्ट्रेशन करना, एयर का कंडक्शन करना, ये सारा काम इसी नेजल चैम्बर में होता है। और फिर ये एयर एक ऐसी जगह पहुंचती है जो कॉमन होती है किसके लिए, एक ऐसी जगह जहां से फूड भी जा रहा है। ये देखो फूड पाइप में फूड जाएगा, यही वो रास्ता है जहां से फूड पाइप में फूड जाएगा। ये रही फूड पाइप, ईसोफेगस यहीं से रन करती है। ये है फूड पाइप, ये रही फूड पाइप, ये देखो ये है फूड पाइप। अब कह रहे हैं यहां से जो एयर आई है भाई, ये जो एयर आई है यहां से ये अब एयर इस विंड पाइप में होकर के जाएगी। यहां पे आपको मिल जाएगी आपकी विंड पाइप, ये रही आपकी विंड पाइप। ये देखो इसे मैं अगर कह दूं ये रही हमारी विंड पाइप, ये रही विंड पाइप, इसे मैं कहता हूं ट्रैकिया। ट्रैकिया इसे कहते हैं विंड पाइप। ये रही आपकी विंड पाइप। तो चित्र से समझे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से शुरू करें, नोज से शुरू करते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये एयर अंदर लेकर के जा रही है, यहां से ये जब एयर पहुंची नेजल चैम्बर में तो यहां से कॉमन एरिया गुजरा, कॉमन पार्ट में गुजरी। इस कॉमन पार्ट को हम कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं, इस कॉमन पार्ट को कहते हैं फेरिंग्स कहते हैं। ये वो एरिया है जिसे कॉमन पैसेज कहा जाता है फूड और एयर का। यहां वो कॉमन एरिया है जहां से फूड भी पास कर रहा है और एयर भी पास कर रही है। इसलिए याद रखेंगे कौन सा ऐसा चैम्बर है जो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज होता है, जो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड और एयर दोनों के लिए ये एक कॉमन पैसेज होता है। ये कॉमन पैसेज होता है, ये कॉमन पैसेज। और इसके जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रही है ये फूड पाइप। कौन है ये है आपकी फूड पाइप। ये है फूड पाइप, जिसे ईसोफेगस कहते हो। ये मैं लिख देता हूं फूड पाइप ईसोफेगस। तो ये रही फूड पाइप, ये रही विंड पाइप, ये रहा वो कॉमन चैम्बर जिसके थ्रू फूड और एयर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं जिस जगह से। और यहां देखिए नेजल चैम्बर और बक्कल कैविटी, इसको अगर मैं बक्कल कैविटी कह दूं तो नेजल चैम्बर और बक्कल कैविटी के बीच में ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पैलेट। क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। तालू कहते हैं, जीभ से आप इसे छू सकते हो, ऊपरी हिस्सा जो आपके बक्कल कैविटी का रूफ बनाता है और नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर का फ्लोर बनाता है। ये नेजल चैम्बर का फ्लोर बना रहा है, बक्कल कैविटी का रूफ बना रहा है, ये इसे कहते हैं पैलेट। और यहां पे आप देखो आपके फेरिंग्स के बाद शुरुआत होती है जिसे कहते हैं लैरिंग्स। ये जो पार्ट है इसे कहते हैं लैरिंग्स, साउंड बॉक्स जिसका नाम होता है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो हिस्सा जो पिंक कलर से यहां बना हुआ है, इस पिंकी एरिया को आप कहते हो लैरिंग्स। याद रखेंगे ह्यूमन के केस में यही वो है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, लैरिंग्स। इसे साउंड बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहा जाता है। लैरिंग्स जो है उसी को हम साउंड बॉक्स कहते हैं। ये लैरिंग्स की लोकेशन है। तो कुल मिलाकर के अगर आप करेक्ट सीक्वेंस देखोगे, अगर रेस्पिरेटरी पार्ट में करेक्ट सीक्वेंस देखोगे तो ये इस चित्र के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। नोज से ये कहानी शुरू हुई, इस नोज में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, सबसे पहले कौन आया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल आया। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ये कहानी आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके पहुंची आपके नेजल चैम्बर में। कहां पहुंची, नेजल चैम्बर में। अब नेजल चैम्बर से ये कहानी और आगे बढ़ी और पहुंची कॉमन चैम्बर में जिसका नाम है फेरिंग्स। क्या नाम है, फेरिंग्स नाम है। फेरिंग्स से आगे बढ़ा, पहुंचा लैरिंग्स में। कहां पहुंचा, लैरिंग्स में, जिसे वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहते हैं। और लैरिंग्स से ये पहुंचेगा विंड पाइप ट्रैकिया में। ट्रैकिया आगे जाकर के डिवाइड होगी ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई जो होती है उसके कई सारे सब डिवीजन होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी सेकेंडरी कहेंगे। फिर वो डिवाइड होगी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होगी। और ये ब्रोंकियोल्स कनेक्ट होंगे एल्वियोलर डक्ट से, और ये एल्वियोलर डक्ट कनेक्ट होगी एल्वियोलाई से, और यही एल्वियोलाई होती है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, एयर का पैसेज ट्रांसपोर्ट किन रास्तों से होता है, तो नाक से नोज से शुरू होकर ये करेक्ट सीक्वेंस याद रखेंगे। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो पार्ट्स हैं जिनके थ्रू एयर गुजरती है। एयर का गुजरना हो रहा है, आप देख सकते हो यहां से एंटर किया, नेजल चैम्बर से होता हुआ विंड पाइप तक पहुंचा। अगर हम इसके आगे की कहानी को देखें, आपका पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के आगे जो एनसीईआरटी ने डिफाइन किया, एनसीईआरटी ने जो चित्र बनाया उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एनसीईआरटी के उस चित्र के हिसाब से जैसे आप देखोगे कि ये आपका वॉइस बॉक्स जो लैरिंग्स होता है, ये जो वॉइस बॉक्स लैरिंग्स होता है, अगर हम इसकी बात करें, ये देखें यहां पे विंड पाइप की शुरुआत है, ओपनिंग, वहां पे एक लीफ लाइक फ्लैप होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, वहां से एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो वहां से अगर आप देखोगे अपने विंड पाइप को, तो यहां पे आपको एक ऐसी ट्यूब दिखेगी, ये देखें, ये होगी आपकी विंड पाइप जिसमें ट्रैकिया, इसे हम कह रहे हैं ट्रैकिया। और ये जो ट्रैकिया है विंड पाइप, ये जो विंड पाइप है ये एक लेवल पे आकर के डिवाइड हो जाती है। इसके राइट और लेफ्ट ऐसे दो ब्रांचेस में ये बट जाती है, ये दो ब्रांचेस में ऐसे बट जाती है, राइट और लेफ्ट ब्रांच बनाती है, ऐसे करके ऐसे दुई ठो ब्रांच बना लेती है भाई। ये देखो ये दुई ठो ब्रांच बना लिया, राइट और लेफ्ट ब्रांचेस बनाती है, और फिर उसके बाद एंटर कर जाती है हमारे लंग्स में। ये जो लंग्स होते हैं ये कुछ ऐसे हम इसको देख या समझ सकते हैं फिलहाल के लिए। ये देखें, ये हमारे राइट और लेफ्ट लंग्स की मैं बात करूं, अगर थोड़ा सा राइट लंग्स आपको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, लेफ्ट लंग आपको थोड़ा सा नीचे वाले साइड पे दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये जो राइट साइड होता है, यहाँ पे देखिए जरा, ये जो राइट साइड है इस जगह पर भगवान ने दे रखा है आपको, ये देखो, ये हम ऐसे मान लो, ऐसे रफ बना ले। यहाँ जो जगह होती है वो होती है हमारे ऑर्गन की लिवर का नाम तो आप जानते ही होंगे भाई। ये जो लिवर होता है ये हमारे बॉडी में, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में होता है, राइट साइड में। तो लिवर ने ये हिस्सा पूरा ऑक्यूपाई कर रखा है, इसीलिए जो राइट लंग्स होते हैं हमारे, ये जो राइट लंग्स हैं, ये है हमारा राइट लंग। ये राइट लंग स्लाइटली अबव है देन द लेफ्ट लंग, ये आपका लेफ्ट लंग है।
लेफ्ट लंग्स के, या आप देखो तो दोनों में लेफ्ट लंग थोड़ा नीचे, राइट थोड़ा ऊपर, क्योंकि यहां लिवर ने राइट साइड का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। और ये अगर आप देखो ये हिस्सा आपको मिलेगा, इसे कह रहे हैं लैरिंग्स, ये है लैरिंग्स साउंड बॉक्स, और इसके टॉप पे आपको मिलेगा एक फ्लैप लीफ लाइक, जिसे हम कार्टिलेजिनस बॉक्स कहते हैं, कार्टिलेजिनस फ्लैप कहते हैं। ये कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसे ढक्कन कहा जाता है, लीफ लाइक होता है, पत्ती जैसी संरचना होती है, इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस ही वो स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेटरी विंड पाइप को बंद कर देता है। कब? जब हम खाने को स्वॉलोइंग, फूड को स्वॉलो निगल रहे होते हैं, जब खाना निगल रहे होते हैं तो यही वो होता है जो विंड पाइप को बंद कर देता है, ताकि खाना जो हो रेस्पिरेटरी ट्यूब में ना जाए, फूड पाइप में जाए, ना कि रेस्पिरेटरी ट्यूब में। विंड पाइप में जाने से फूड को ये रोकता है जब हम खाने को निगलते हैं। तो ये विंड पाइप ओपनिंग को क्लोज कर रहा है, ये लैरिंग्स हो गई साउंड बॉक्स। और यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है आपकी विंड पाइप। इस विंड पाइप के ऊपर आपको ऐसे करके सी शेप्ड रिंग्स ऐसे दिखाई देती हैं। ये देखिए, ये कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, सी शेप्ड संरचनाएं, ये आपको ट्रैकिया के ऊपर, विंड पाइप के ऊपर मिलेंगी। ये देखें, ये आपको अपने विंड पाइप के ऊपर, और ये कंटिन्यू हो रही है। ये केवल ट्रैकिया में ही नहीं, ये हमारे ट्रैकिया के बाद हमारी ब्रोंकाई से लेकर के इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक कंटिन्यू होती है। ये हम आगे लिखेंगे भी, इसके बारे में नोट्स भी बनाएंगे। अभी तो मैं आपको चित्र से बता रहा हूं केवल कि एक बेसिक स्ट्रक्चर समझें। ये आपकी विंड पाइप हो गई ट्रैकिया, और ट्रैकिया अपना आप देखोगे एक लेवल पे आकर के नीचे से डिवाइड हो रही है। अगर आप कंपेयर करोगे अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी के अंदर अगर आप देखोगे, ये आपकी बॉडी का चेस्ट हो गया और ये आपकी बैकबोन हो गई। ये चेस्ट और ये बैकबोन है। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है। क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम होती है। इस वर्टिब्रल कॉलम में अगर आप कंपेयर करोगे तो इस वर्टिब्रल कॉलम में आपकी जो थोरैसिक वर्टिब्री होती है, आप देखोगे यहाँ पे 12 थोरैसिक वर्टिब्री होती है। टोटल जो थोरैसिक वर्टिब्री हैं वो होती है 12 थोरैसिक वर्टिब्री होती है 12। तो जो हमारी ट्रैकिया होती है ना बंधु, ये देखो ये जो हमारी ट्रैकिया होती है, ये यहाँ पे आकर के नीचे ये ऐसे राइट और लेफ्ट ब्रांच में बंट जा रही है। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा अगर कंपेयर करोगे ये ट्रैकिया कहाँ बंट रही है, तो ये आप देखोगे कंपेयर करोगे तो वर्टिब्रल कॉलम में थोरैसिक वर्टिब्री के 5 लेवल, ये देखो ये T1 है, ये T2 है, मान लो ये T5 है, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा है। उस 5वीं वर्टिब्री के पास आकर के ये वर्टिब्रल कॉलम के लेवल पे 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। तो याद रखिए ट्रैकिया बाइफरकेट्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ये देखो इसे कहते हैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, इसे कहते हैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, और इसे कहते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। ये राइट ब्रोंकाई है, पहली बार डिवीजन हुआ है, प्राइमरी बना है, ये प्राइमरी फर्स्ट है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई। तो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ट्रैकिया का पहला जो डिवीजन हुआ है, ये जिस लेवल पे हुआ है, ये होती है एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्री। इस बात को रट डाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th थोरैसिक वर्टिब्री, 5वीं थोरैसिक वर्टिब्री पे ये ट्रैकिया डिवाइड कर जाती है राइट और लेफ्ट ब्रांच। मतलब ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो वेल डेवलप्ड है, उसमें हमने बात करी शुरुआत से लेकर के नेजल चैम्बर से लैरिंग्स तक, और लैरिंग्स से लंग्स तक। अब इस लंग्स से रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी, कहां लोकेटेड होता है, किस तरह का एनाटॉमिकल सेटअप होता है पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसके बारे में चर्चा करेंगे, पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगली क्लास तक इंतजार करना होगा। मैं आज ही आपकी पहली क्लास थी, इसमें मैंने आपको रेस्पिरेशन चैप्टर की शुरुआत का बताया कि 2 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, इन डिटेल्स इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप इस चित्र को देख सकते हो कि हमारे लंग्स जो होते हैं, उनकी सिचुएशन हमारी बॉडी में किस तरीके से है। डायफ्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके जस्ट ऊपर हमारे ये लंग्स सुरक्षित है। आप देख सकते हो डायफ्राम के जस्ट ऊपर हमारे लंग्स है, हमारे चेस्ट कैविटी में, ये हमारा चेस्ट है, ये हमारा चेस्ट है, और इसी चेस्ट के अंदर हमारे लंग्स सुरक्षित है। चेस्ट के चारों तरफ आप देखो, लंग्स के चारों तरफ देखो कि वॉल होती है, लेयर्स होती है। लंग्स की वॉल जो होती है उसमें आपको लेयर्स दिखाई देंगी, ये डबल, इन्हें हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एनसीईआरटी का चित्र है ये, तो आप सभी के पास होगी एनसीईआरटी। प्लूरल मेम्ब्रेन्स यहाँ पे होती है, प्लूरा जिन्हें कहते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है डबल लेयर्ड होती है, 2 लेयर्ड होती है, जिसमें से आउटर लेयर होती है, इसे कहते हैं पैराइटल प्लूरा, इसे पैराइटल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो चेस्ट के, जो लंग्स के करीब होती है अंदर वाली, इसे कहते हैं विसरल लेयर। कौन सी लेयर होती है? विसरल लेयर। तो लंग्स की मेम्ब्रेन प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर्ड होती है, डबल लेयर्ड होती है। मतलब कुल मिला के ये है, ऐसे सिंपल तरीके से समझा दूं कि हमारे लंग्स में 2 लेयर हैं। ये देखिए 2 लेयर हैं। ये अंदर वाला जो हिस्सा है वो हमारे एल्वियोलाई के क्लोज, मतलब रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के करीब है अंदर वाला। देखो ये जो अंदर वाली लेयर है, इसे हम कह रहे हैं विसरल लेयर। ये विसरल लेयर है, अंदर वाली विसरल प्लूरा है ये। और बाहर वाली ये जो दिख रही है इसे कह रहे हैं पैराइटल प्लूरा। मतलब पैराइटल लेयर जो है वो चेस्ट के करीब में है। ये मेरी चेस्ट की वॉल है, ये देखो, ये मैं सीना, ये मैं कहूं ये मेरा सीना है, ये मेरा चेस्ट है। तो चेस्ट के करीब अगर पूछा जाए कौन है, तो आप क्या बताओगे? चेस्ट के करीब कौन है? चेस्ट के करीब है ये पैराइटल प्लूरा। और एल्वियोलाई के करीब कौन है? ये है विसरल प्लूरा। और इन दोनों प्लूरा के बीच में भाई साहब भरा हुआ है पानी, फ्लूइड भरा हुआ है, जो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन को घटाता है। ये देखो यहाँ पे इनके बीच में फ्लूइड भरा होता है, और ये जो फ्लूइड भरा हुआ है ये इनके बीच में फ्रिक्शन को बचाता है, इसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लंग्स के इन्हीं स्ट्रक्चरल पार्ट्स का, जिससे रिलेट करेंगे ह्यूमन की फिजियोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को 1 बाय 1 एक पार्ट को थोड़ा स्ट्रक्चर बना करके पढ़ेंगे, और फिर बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की अगली क्लास में। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। आज की पहली क्लास जो थी हमारी यहीं पे खत्म करती है। आपको होमवर्क, आपको जो कार्य दिया जाएगा याद रखेंगे, आपको रोज मैं डीपीपी देने की कोशिश करूंगा। डीपीपी आप डेली सॉल्व करेंगे, ये पहला होमवर्क रहेगा आपके लिए। इसके साथ साथ मैंने जैसे कि कहा एनसीईआरटी ही भगवान है। एनसीईआरटी को आप अभी से उठा लो और थोड़ा रीडिंग करना शुरू कर दो। एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, लेकिन अगर एनसीईआरटी समझनी है तो उसके लिए आपके लिए जो सबसे प्रथम है वो है क्लास में पढ़ाई गई बातें, और क्लास की नोट्स को आप एक बार ढंग से देख ले, समझ ले। क्लास की रिकॉर्डिंग ध्यान से सुने, क्लास की रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुने, और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के साथ नोट्स को आप ढंग से पढ़ें, और तब जाकर के एनसीईआरटी की रीडिंग आपको समझ में आएगी। और एनसीईआरटी है जो आपका बेड़ा पार लगाएगी। और इन सभी के बाद जब आपको खुद प्रैक्टिस करना हो सेल्फ स्टडी के दौरान, तो जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो उस समय आपको क्या करना होगा? सेल्फ स्टडी के दौरान क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आपको करनी होगी तो एक बुकलेट चाहिए होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। मेरी सजेशन आप मानो तो आप इधर उधर भटकने के बजाय आप मॉड्यूल्स परचेज कर लो।
पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वही मॉड्यूल परचेज कर लो, इधर कोई बुकलेट ना लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अलग अलग सेक्शंस। यहाँ के मॉड्यूल्स में आपको अलग अलग सेक्शंस मिल जाएंगे, जिसमें मिलेगा आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस, जैसे आपको चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस उसमें असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, और एक कॉलम आपको मिलेगा एक एरिया जहाँ पे पीवाईक्यूज इकट्ठे मिल जाएंगे। पिछले 10-12 सालों में जितने क्वेश्चन आए होंगे वो सारे एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगे, आपको इधर भटकने की जरूरत नहीं। मतलब एक चैप्टर में हमेशा आपको 100-200 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं, इससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं है। अगर पीवाईक्यूज कर लिया और मैच द कॉलम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपने ढंग से कर लिए, नीट में आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। तो ध्यान से इस चीज को आप करते रहें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो आज हम यहीं पे अपना खेला समाप्त करते हैं। आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया इस चैप्टर का, और इसके बाद कंप्लीट करते हैं आज की क्लास। जाने का समय आ गया है, विदा लेने का समय आ गया है, और इस वादे के साथ जाएंगे बच्चों। आपको ये वादा करना होगा, प्रॉमिस करना होगा कि आप इस क्लास को सीरियसली लोगे, 6.0 पे यकीन करोगे, अपने बैच पे यकीन करोगे, और हर टीचर की पढ़ाई की बात को एकदम दिल से लगा करके दिल से पढ़ोगे। 24 घंटे 24 आवर्स 7 डेज, मतलब हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, जैसे आपका दिल काम करता है, हार्ट काम करता है, वैसे ही आप अपनी पढ़ाई के लिए सोचोगे, स्टडी के लिए सोचोगे। इसी के साथ आज विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों, टाटा बाय बाय। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी कुछ नए कांसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।